हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी केमिस्ट्री क्लासेस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं बट उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो CSI नेट की तैयारी 10 से 12 घंटे तो करते हैं बट वो उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे ऐसी क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उनका क्रैक नहीं हो पा रहा है। तो मैं उनकी जो कुछ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे सभी, वो बताने जा रही हूँ। तो पहली मिस्टेक क्या करते हैं, वो स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने लग जाते हैं। स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, सिर्फ उनका जो स्टडी टेबल है वही पढ़ता है, उसी पे बोझ बढ़ता है, दिमाग पे कोई असर नहीं रहता। ठीक है, मतलब या तो स्टैंडर्ड बुक्स को क्या करेंगे, फॉलो करने लग जाएंगे, 3-4 स्टैंडर्ड बुक्स को एक साथ ही फॉलो करने लग जाएंगे, या फिर किसी ने बताया कि उस टीचर के अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो उसको फॉलो करने लग जाएंगे, या फिर ट्यूटोरियल को फॉलो करने लग जाएंगे। मेरा मानना है कि आप तीनों में से एक चीज़ को पिकअप कीजिए। ठीक है, एक चीज़ को पिकअप कीजिए पर उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए उस चीज़ से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक, उसके बाद क्या करना, उसके बाद करना है कि PYQs को सोल्व करना। ठीक है, वो भी लास्ट के 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSI नेट केमिस्ट्री के, उनको वो भी 10 ईयर्स के, उनको सोल्व करने की कोशिश करना। पहले वो कंसेप्ट पढ़ा, उसको क्लियर किया, बार बार उसको रिवाइज किया, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा अब। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड क्या करना है, उनको उस कंसेप्ट को उस क्वेश्चन पे लगाना। ठीक है, डायरेक्ट उस क्वेश्चन, जब कंसेप्ट को उस क्वेश्चन पे लगाएं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप बार बार और इसका क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस मतलब कोशिश करोगे। ठीक है, फिर थर्ड काम क्या करना है, डेली DPP सोल्व करनी है। ठीक है, अब इन तीनों से क्या होगा, आपकी जो क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आप जब अपना CSI नेट का एग्ज़ाम देने जाओगे, इसमें क्या होगा, जब आप उसको एग्ज़ाम दोगे तो आप इजीली उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। इससे आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, नो टाइम कंज्यूम। ओके, और पता है उसमें सिर्फ 3 आवर मिलते हैं, 3 आवर मिलते हैं, और उसमें भी इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कि हम कई बार तो जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है हम पढ़ ही नहीं पाते। तो अगर आपको जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो आपका टाइम कंज्यूम होने से बच जाएगा, और इससे क्या होगा, आप एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी उसको सोल्व कर पाओगे। तो ये अगर आप ये वाला फंडा अपनाते हो तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। मैंने यही वाला फंडा अपनाया था और उसी की वजह से मुझे इतने अच्छे रैंक मिली है। सेकंड जो कॉमन मिस्टेक है वो बच्चे क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। इसमें क्या करेंगे वो बच्चे कि 3 to 4 आवर लगातार स्टडी करेंगे। ठीक है, 3 to 4 आवर्स लगातार स्टडी करेंगे, फिर उनका माइंड पक जाएगा, क्योंकि बार बार केमिस्ट्री को ही पढ़ते पढ़ते सबका ही माइंड खप जाता है उससे। तो उससे क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो बोर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो उनके भेजे में कुछ घुसेगा ही नहीं। तो मेरा मानना है आप 1 आवर स्टडी कीजिए और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ठीक है, और उस 15 मिनट में या तो आप अदर एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, अदर एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आप जो अगले 1 आवर है ना उसके लिए स्टडी प्लान बना सकते हो, स्टडी प्लान फॉर नेक्स्ट 1 आवर। ठीक है, इस 15 मिनट में आप अगले 1 आवर के लिए स्टडी प्लान बना लो, या फिर आप अदर एक्टिविटी कर सकते हो, बट इस टाइम को भी आपको कंज्यूम करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे करते जाओगे, ऐसे स्टडी करोगे तो डेफिनेटली ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है उसको आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने तो यही वाला फंडा अपनाया था, तो आप अपना देख लीजिए। ओके, थर्ड है एक्सेप्शन केसेस। पता है जो CSI नेट केमिस्ट्री वाले हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सेप्शन केसेस को से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि पता है MSc करके सब आते हैं, सबके इतने तो कंसेप्ट क्लियर ही होते हैं, बट जो एक्सेप्शन होते हैं ना, हम सब पे अपने जो भी रूल होता है इजीली लगा सकते हैं, बट जो एक्सेप्शन होते हैं उन पर हम रूल नहीं लगा सकते, उनको हमें याद करना पड़ता है। तो इतने सारे एक्सेप्शन हैं, इनऑर्गेनिक में तो एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, तो उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए, या फिर उन नोट्स वगैरह में जो भी ट्रिक्स हो उसको अप्लाई कीजिए, बट जितने आप एक्सेप्शन केसेस ट्रिक्स से याद रखोगे
लास्ट टाइम में वही बेनिफिट रहेगा, मतलब उसी चीज़ को आप याद रख पाओगे। ठीक है। मेरा फोर्थ है मतलब कॉमन मिस्टेक, इसको फोर्थ नहीं, मतलब जो बच्चे समरी नहीं बनाते, जो सब बच्चे समरी नहीं बनाते वो एक कॉमन मिस्टेक ही होती है। ठीक है। मैंने हर चीज़ की समरी बनाई थी। ये समरी मेरे को कब हेल्प की, जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पता है क्या होता है, एक भैसा रहता है कि पता नहीं क्या कैसा एग्ज़ाम आएगा, मतलब हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। तो उस टाइम में जब अगर हमने समरी बनाई हो ना, बस हमें उस समरी को ही रिवाइज करना है। ठीक है। हमने अगर समरी बनाई है तो हम उन 2 दिन में सिर्फ उस समरी को रिवाइज कर लेंगे ना, तो हम एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कंसेप्ट नहीं भूलेंगे। तो इस समरी ने मेरी बहुत हेल्प की है मेरे को इतनी अच्छी रैंक दिलाने में। ठीक है। तो आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा जो भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ें, हमेशा एक नई अलग नोटबुक में उससे रिलेटेड जो समरी होती है, समरी मतलब कोई इंपॉर्टेंट लाइन हो, ठीक है, वो हाईलाइट करके उस अलग नोटबुक में लिखें, या फिर उससे रिलेटेड कोई जैसे फॉर्मूला वगैरह हो तो उसको भी राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है। तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है। आई जस्ट होप ये आप लोगों की भी हेल्प करेगा। तो मेरे कुछ रूल्स थे जो मैंने अपनाए, और आप लोगों को भी ऐसे रूल्स अपनाने चाहिए। तो मेरे क्या क्या रूल्स थे जिसने मेरी बहुत हेल्प की ऑल इंडिया रैंक 18 लाने में। तो आप कीजिएगा क्या, डेली गोल्स, अपना डेली का गोल्स निर्धारित कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं करना, मतलब आप अपने को डेली क्या क्या याद रखना है, क्या क्या अपने को स्टडी करनी है, आप सिर्फ वो ही गोल्स अपनाइए। ठीक है। मतलब मुझे 3 आवर स्टडी करनी है, और इस 3 आवर में मेरे को मतलब ये कंसेप्ट, ये चीज़ें रिवाइज करनी है, या ये चीज़ें पढ़नी है। आप वो डेली का डेली डिसाइड कीजिए। ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे टाइम कंज्यूम नहीं होगा कि अब क्या पढ़े अब क्या पढ़े। ठीक है। तो अपना डेली का गोल्स निर्धारित करना चाहिए। सेकंड जो मैंने रूल अपनाया था कि एक्सेप्शन केजेस, हाँ मैंने एक्सेप्शन केजेस को इतना पढ़ा है, और एक भी मतलब एक्सेप्शन केस को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सभी एक्सेप्शन केजेस को ऑन द टिप्स याद किया था। ठीक है। तो जितना उसके एक्सेप्शन केसेस को रीड आउट कीजिए, और अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए। अगर आपको उससे उनसे रिलेटेड अगर ट्रिक्स नहीं मिलती तो अपनी खुद की ट्रिक्स बनाइए। ठीक है। तो ट्रिक्स क्या होती है, हमें ट्रिक वो मटेरियल याद नहीं रहता, बट ट्रिक्स हमें हमेशा याद रहता है। मेरा रूल क्या था कि पॉजिटिव मेंटलिटी, मुझे खुद को भी पॉजिटिव मेंटलिटी रखनी है, और मुझे उन्हीं पीपल्स के अराउंड रहना जो पॉजिटिव थॉट्स रखते हूँ। पता है, जो हमारे आसपास नेगेटिव थॉट्स वाले बहुत बंदे मिलेंगे, सिर्फ जो जिनका काम यही होगा कि तेरे से नहीं हो पाएगा, इतना हार्ड पेपर आता है, तू कैसे करेगा, मतलब यही थॉट्स रखते हैं हमारे आसपास। तो ऐसे लोगों से अवॉइड रखना। ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव मेंटलिटी को ही अपनाना कि इतना हार्ड पेपर नहीं आता, कितने परसेंट उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप भी तो कर सकते हो, आप भी इजीली कर सकते हो उसको, और अच्छी रैंक भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आप ऐसे नहीं बैठे हो, आप मेहनत कर रहे हो। अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस आप में मिस्टेक क्या हो रही है, आपकी थोड़ा सा पैटर्न आपको गलत वे में जा रहा है। ठीक है। एक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इंसान का अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब तक वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। तो हर पर्सन का अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ठीक है। जब तक अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, तो हम उस काम को अचीव कैसे कर पाएंगे। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना ज़रूरी ही है। ठीक है। अगर आपको देखो, अब इतना पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री दिन रात कर रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है माइंड थोड़ा और दूसरी जगह डाइवर्ट तो होगा ही। इसके लिए क्या होगा, कि हमें योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, हमें माइंड भी हमारा फ्रेश रहेगा, और हमारे जल्दी हम चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है। योगा और एक्सरसाइज करने से हमें जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक रिफ्रेश माइंड रहता है ना, हम इजली उस हमें वो चीज़ जल्दी गेन होती है। ठीक है। तो योगा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट थिंग है। ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, नो एक्सक्यूजेज विद योर सेल्फ। ओके, आप लोग क्या करते हो, सभी ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या करते हैं कि यार आज नहीं पढ़ेंगे, आज मन नहीं कर रहा,
ये एक्सक्यूजेस बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं करने। आपको 6 मंथ ही स्टडी करनी है। अब 6 मंथ अगर कोई भी एक्सक्यूजेस दिए बिना अगर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका नेट क्रैक हो सकता है और अच्छी रैंक भी आ सकती है, टॉप 100 में रैंक आ सकती है। ठीक है, तो खुद से एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिएगा। ओनली 6 मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए प्रिपरेशन करनी है। 6 मंथ के लिए तो अपने आप को इतने इस एक्सक्यूज से बचा सकते हो। नेक्स्ट मेरा रूल था, डू नॉट वेस्ट योर टाइम डूरिंग अननेसेसरी थिंग। ये अननेसेसरी थिंग कौन सी है? व्हाट्सएप, फेसबुक, ये दोनों ही पता क्या करती हैं। हम क्या करेंगे, चलो 1 घंटा स्टडी की, अब थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा इंटरटेन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, चलो हम 10-15 मिनट के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक यूज़ करने लग जाते हैं और वो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब हो गया, 1 घंटा कब हो गया और हम ही उन्हीं में बिजी हैं। तो ये अननेसेसरी थिंग होती है और ये टोटली कुछ नहीं करती, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अगर आपको इंटरटेन किया तो करना है तो थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए या बाहर टहल लीजिए, उससे माइंड ज़्यादा फ्रेश होगा, न कि इन चीज़ों से। ठीक है, तो आपको 6 मंथ के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 मंथ के लिए इनको अवॉइड कर दो। ठीक है, यही अगर यही चीज़ों को आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने लग गए ना तो आप इजीली उस गोल की तरफ बढ़ मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था मेरा कि स्लीप हैबिट, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 6 to 8 आवर की। कुछ बच्चे दिन रात जगे रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं, उससे कुछ गेन नहीं होने वाला। उससे हम वो सब चीज़ें नहीं गेन कर पाते, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी को एक 6 to 8 आवर की स्लीप लेनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मैं डेली 6 to 7 आवर की जो स्लीप लेती थी, ठीक है, बट वो क्या है, एक आप फिक्स टाइम बनाइए। अगर आपको 10 PM पे सोना है तो 10 PM पे ही सोना है, या मतलब 1 घंटा आप जल्दी सो गए या 1 घंटा लेट सो गए, आप ऐसा ना करें। अब जो जो स्लीप की हैबिट है वो मतलब फिक्स रखें। ठीक है, ये टाइम को इधर उधर ना करें। ओके, नेक्स्ट मेरा रूल था कि रूटीन। मैं अपने पूरे दिन का एक रूटीन बना के रखती थी। जब आपकी लाइफ एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगी ना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगी ना, तो आप समझ लेना आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, जब तक आपकी लाइफ, आपका पूरा डे एक रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, तब तक आप मत सोचना कि आप उसको इजीली गेन कर पाओगे। जब हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमें जल्दी जल्दी वो चीज़ें ग्रैब कर पाते हैं। ठीक है, तो पूरे दिन की रूटीन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अपने पूरे दिन का टाइम टेबल फिक्स रखिए, तो इससे भी बहुत हेल्प मिलती है अच्छी रैंक लाने में या फिर उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। प्रैक्टिस सेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको लास्ट टाइम में वही हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होगी तो तब आप जब इसका एग्ज़ाम देने बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो एक तो आपका डर कम होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है उन क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये वैसे तो ये लास्ट टाइम में ही करने चाहिए, लास्ट के 1-2 मंथ में ही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो बट ये करने चाहिए। ठीक है, और है नेक्स्ट मेरा रिपीटेशन। मैं जितना भी पढ़ती थी एक वीक का, उसका मैं हर सैटरडे को टेस्ट लेती थी खुद से। ठीक है, और फिर क्या करती थी, हर मंथ का जितना एक मंथ में पढ़ा मैंने उसका टेस्ट लिया। मतलब हर चीज़ को मैं रिपीट करती रहती थी, 1-2 वीक में उस चीज़ को दोबारा रिपीट करती रहती थी। आप जितना उस चीज़ को रिपीट करते रहोगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा जल्दी आपको याद रहेगी। बार बार कम पढ़ लीजिए। अगर आपने 70% भी पढ़ लिया और उसको बार बार आपने रिपीट किया, बार बार उसको पढ़ा, तो वो 70% में आप एक भी आपका उस 70% सिलेबस में आपको कुछ भी नहीं भूलोगे। ठीक है, और आपने 100% सिलेबस कवर किया और बस वो एक ही बार किया, उसको कभी रिपीट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको उसका 35% भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब 35% भी याद नहीं रहेगा। तो अच्छा यही है कि आप 70% सिलेबस कवर करके जाइए, बट उसको बार बार याद करके उसको मतलब बार बार रिपीट करते जाइए ताकि आपको वो अच्छे से याद रहे। ठीक है,
नेक्स्ट था मेरा गोल टाइम मैनेजमेंट का। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक करते हो टाइम मैनेजमेंट में, कि लगातार 3 से 4 घंटे पढ़ते हो, वो वैल्यूएबल नहीं होता। मैं वही करती थी, मैं 1 आवर पढ़ती थी, उसके बाद ब्रेक लेती थी 10 से 15 मिनट का। और मैं क्या करती थी, सुबह 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 एक शिफ्ट में मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेती थी। जब मेरे को कॉलेज जाना होता था उससे पहले मैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेती थी। और उससे रिलेटेड जो, हाँ, डेली मैंने PYQ किए हैं, कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरा, डेली PYQ किए, प्लस में DPP की। फिर दोपहर को मैं क्या करती थी, फिजिकल करती थी, और रात को मैं क्या करती थी, ऑर्गेनिक करती थी, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक वीक थी। तो मैंने उसको ज़्यादा ज़्यादा मैंने ऑर्गेनिक टच भी नहीं की, और थोड़ा बहुत ही उसका पढ़ा है मैंने, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों में क्या होता है, ये होता है कि हमें तीनों करनी चाहिए या नहीं। मेरा मानना है, पहले क्या था कि आप 2 भी करके जाते थे तो भी आपका इजीली हो जाता था। बट अब क्या आ रहा है, अब ऑर्गेनिक भी बहुत टिपिकल आने लगी, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है कि हमें तब तीनों ही पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। हम तीनों ही पढ़ेंगे ना, थोड़ा चाहे उसमें से थोड़ा कम कर दीजिएगा, बट आपको पढ़नी तीनों ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपका क्रैक हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अब उसका पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है, एग्जाम का। नेक्स्ट था स्टडी प्लेस। एक स्टडी प्लेस भी फिक्स होना चाहिए। आप एक दिन कहीं और पढ़ रहे हैं, एक दिन कहीं और पढ़ रहे हैं, तो आपका मतलब माइंड और उसके आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। तो अगर आपका स्टडी प्लेस फिक्स है तो आप उसको मतलब उस माहौल में इजली फिट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टडी प्लेस फिक्स होना चाहिए। ओके ओके, योगा एक्सरसाइज हो चुका था। एक्सेप्ट फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। पता है, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट फर्स्ट में मेरे थे 70%, 70 मार्क्स। ओके, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था, ना लस ना JRF। ओके, फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा आ गई ये ऑल इंडिया रैंक 18। अगर मैं इसको फेलियर मान के बैठ जाती तो मेरे कभी भी इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाती। तो मतलब अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और उससे कुछ सीखिए, और फिर नेक्स्ट वाले अटैम्प्ट की तैयारी करने लीजिए। मतलब उस फेलियर से सीखना है हमें, उस फेलियर को एंड नहीं मानना, ठीक है। तो एक्सेप्ट दिस फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट, मेरा तो यही मानना है। ओके, सिस्टमेटिक स्टडी करनी चाहिए। सिस्टमेटिक स्टडी मतलब थोरली नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब बुक का फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया, लास्ट पेज तक पढ़ लिए। नोट्स का फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया, लास्ट पेज तक पढ़ लिए, और देखा कि खुद को कि कुछ याद ही नहीं हुआ। तो हमें ऐसी स्टडी नहीं करनी चाहिए। सिस्टमेटिक स्टडी में क्या होता है, सबसे पहले देखिए उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको हाईलाइट कीजिए, मार्कर से कीजिए, ठीक है, या हाईलाइटर से कीजिए। आप उनको इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, सेकंड थिंग क्या करोगे, आप ये देखो कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या उस टॉपिक से आए हुए भी हैं या नहीं। या पता है क्या होता है, CSIR नेट वाले क्या करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए होते हैं ना, उन्हीं को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते, मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजमेंट करते हैं, पर आता वही लेवल का है, ठीक है। तो बार बार वही चीज़ें पूछता रहता है CSIR। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जितना हो सके एक बार थोरली पढ़ लीजिए। जो पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन है ना, सोल्व नहीं करने, थोरली उन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। जो भी पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लीजिए। आपको इससे क्या बेनिफिट होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये पार्ट से ये वाला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये होती है सिस्टमेटिक स्टडी। तो आप फिर जाके उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, जो कम जिससे आते ही नहीं उनको तो टच ही ना करना, क्योंकि उसे बार नहीं भी पूछता है, ठीक है। ओके, मैं लास्ट था नेक्स्ट डे प्लान। मैं पता क्या करती थी, अपनी नाइट में क्या करती थी, जो नेक्स्ट डे का जो भी प्लान होता था, मतलब नेक्स्ट डे को मेरे को इतने हाउस से इतने हाउस स्टडी करनी है, और मेरे को ये वाला टॉपिक करना है, इसके रिलेटेड वाले ये क्वेश्चन हैं, और ये वाला DPP मेरे को करनी है। तो मैं उनको अलग से रख देती थी ताकि मेरा टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट डे का प्लान आप पहली वाली रात को ही बना लीजिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मिनिमम मतलब 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। 15 मिनट में अपना आपका नेक्स्ट डे का जो स्टडी प्लान है वो इजीली बन सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे 2 बातें होंगी, एक तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है, और एक आप उठते ही उस काम को करने लग जाओगे। सोचने का मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। आधा टाइम तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, यार क्या पढूं, अब क्या पढूं,
तो अगर हमने पहले वाले दिन या अगर स्टडी प्लान बना लिया नेक्स्ट डे का, तो हमें उठते ही सिर्फ वही करना है, ठीक है। हम इजीली मतलब जल्दी जल्दी उसको पढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ये कुछ रूल्स थे, इनको कह सकते हैं मेरे 18 फैक्ट्स थे जिन्होंने मेरे ऑल इंडिया रैंक 18 दिलाई, ठीक है। तो आप भी अगर आपको ये वाले रूल्स अपनाने तो आप ये वाले अपनाइए, या फिर अपने खुद के कुछ रूल्स बनाइए, ठीक है। बट उनको फॉलो कीजिए और रेगुलरली फॉलो कीजिए। पता है ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। हम हर कोई पढ़ सकता है, स्टार्टिंग से लास्ट तक हर किसी को आती है, इंग्लिश पढ़नी आती है, उनको समझना भी आता है, बट उसको अच्छे से यूटिलाइज करना एक जो एस्पिरेंट है उसका काम होता है, ठीक है। उसको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पता मैं इसमें ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो दिसंबर 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मतलब मैं उनको डेली एक DPP प्रोवाइड करवाऊँगी, एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, उसके साथ स्टडी मटेरियल होगा, प्लस में नोट्स होंगे जो मतलब मैं खुद प्रिपेयर करवाऊँगी, ठीक है। और क्या होगा, हाँ, DPP डेली दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं डेली जो भी वीडियो डालूं तो वो आपको मिल जाए। हाँ, मैं सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन केसेस और ट्रिक्स को ज़्यादा पॉइंट आउट करूँगी, मैं उनको ज़्यादा करवाऊँगी, ठीक है। जितने हो सकेंगे मैं उनको करवाऊँगी क्योंकि मेन उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप सबको ये सब समझ में आया होगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।